असानो एक सोशली इनकॉम्पिटेंट हाई स्कूल का छात्र है जो मिराक्युलसली एक कार एक्सीडेंट में बच गया, लेकिन अपने पेरेंट्स और छोटे भाई को खो दिया, जिससे उसे 2 वैल्यूबल लाइफ लेसन्स मिले। पहला, ये कि एक व्यक्ति को ये रियलाइजेशन नहीं होता कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है जब तक कि वो चला न जाए, और दूसरा, ये कि लाइफ को खोना बहुत आसान है, ये जानकर असानो डर जाता है कि भले ही वो अपने किसी क्लोज के साथ रिलेशन बना ले, शायद वो जिस लड़की को लाइक करता है वो भी एक दिन अपनी जान खो सकती है, क्योंकि वह इसके बारे में सोचकर डर से कांपने लगता है। उसके बगल में लड़की है, उसे अपने काइंड वर्ड से कंफर्ट देती है, वह उसका हैंड पकड़ती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उससे प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह फ्यूनरल के बाद उसका साथ नहीं छोड़ेगी। लाल बालों वाले लड़के असानो को स्कूल जाने के लिए फोर्स किया जाता है, क्योंकि वो उसे स्कूल नहीं भेजती है। यदि वो आगे नहीं बढ़ता है तो लाइफ उसके बिना ही चलता रहेगा। लंच के टाइम उसके 3 क्लासमेट्स उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ घूमने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन असानो उनके साथ जाने से रिफ्यूज कर देता है और बताता है कि वो पहले ही 10 से ज्यादा बार उन्हें मना कर चुका है, जिससे उसके क्लासमेट्स सोचने लगते हैं कि असानो बहुत डिफिकल्ट खेल रहा है। वे देखते हैं कि सोशल इंटरैक्शन के कारण असानो कितना नर्वस हो गया है, इसलिए वे अब उसे परेशान करना बंद कर देते हैं, जबकि उसके क्लासमेट्स को लगता है कि असानो सिर्फ शाय है। असानो हमें बताता है कि वो बहुत हैप्पी है कि वे उसके साथ घूमना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वह अब किसी और के करीब नहीं जाना चाहता है, ये जानते हुए कि वे किसी और के साथ घूम सकते हैं, उससे दूर ले जाया गया। उसने उनके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। एओ का दोस्त फ्यूनरल से वापस आया, जिसका नाम यकीरा है, जो खुद को उसका क्लासमेट बताता है, उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसे उनके प्रपोजल को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे उसे इनवाइट करने के लिए काफी अच्छे थे। 1 महीने से ज्यादा टाइम तक असानो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसे कोई कह नहीं है, और वो उससे कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो। वो जानती है कि उसे कंपनी चाहिए, इसलिए वो उसे लंच एक साथ खाने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रिफ्यूज कर सके, वो दिखाती है कि बॉस कौन है और उसका माउथ बंद कर देती है। असानो के साथ बैठती है और एक्सप्रेस करती है कि वो हर टाइम उसके लिए कितना कंसर्न रहती है, क्योंकि इसो के एंटी सोशल बिहेवियर ने उसे ये सोचने शुरू कर दिया है कि वो अपना बाकी लाइफ अकेले और लोनली रहकर बिताएगा। असानो फिर से ऐसा बिहेव करता है जैसे उसे कोई कह नहीं है और यकीरा को बताता है इसके बजाय उन सीनियर्स के साथ घूमने जाना चाहिए जो उसके साथ रिलेशन बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यकीरा एक प्रोफेशनल की तरह सवाल को अवॉइड करती है और असनो से कहती है कि जब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं चलता, उसके पेरेंट्स अपसेट रहेंगे, और उसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कहती है। यकीरा उसे खाना खिलाना शुरू करती है। तभी अचानक उनके वाइस प्रिंसिपल हकवा, जो उसे लाइक करते हैं, खाना खा लेते हैं। ऐसा लगता है कि श्री हाकावा को यकीरा का लंच बहुत पसंद है, और जैसे ही वो उसके साथ फ्लर्टिंग करना शुरू करता है, असानो और यकीरा दोनों ही पूरी तरह से अननॉड हो जाते हैं। और उसके जाने से पहले हकवा असानो को अपनी क्लासेस के अंत में उससे मिलने के लिए कहता है, इसलिए अकॉर्डिंगली असानो टीचर के रूम की ओर चला जाता है। अनविलिंगली उस अनलकी घटना के बाद से लगातार कार एक्सीडेंट के विचार रखते हुए असानो ने दूसरों के साथ जुड़ने की हिम्मत खो दी है, यहां तक कि टीचर्स के साथ भी। वह सब प्रिंसिपल हरुक्वा के ऑफिस के रूम में प्रवेश करता है, जो बताता है कि वे लंबे टाइम से सिर्फ उसके लिए इंतजार कर रहे थे। असानो से कुछ भी कहने से पहले उसे 1 कप टी देता है और उसके बहुत पास बैठता है, ताकि ये एंश्योर हो सके कि असानो बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस न करे। क्योंकि वो साइलेंस तोड़ते हुए श्री हकवा से पूछता है कि उन्होंने उसे आज यहां क्यों बुलाया और क्या वह किसी प्रॉब्लम में है। बताते हैं कि वो बस दिखाना चाहते हैं लड़का योकुरा कलेक्शन के अपने सीक्रेट शॉट्स, जो मूल रूप से यूरा की पिक्चर्स के टन्स हैं, उसकी कंसेंट के बिना क्लिक किए गए हैं। असानो जो बिलीव नहीं कर सकता कि उसका सब प्रिंसिपल कितना डिस्टॉर्टेड है,
उसके लिए सभी रिस्पेक्ट खो देता है, ये फील करते हुए कि वो एक लॉस्ट कॉज है। उसका कावा असानो को और ज्यादा दिखाता रहता है और योका ओरा की और भी पिक्चर्स, जिनमें उसके चाइल्डहुड की पिक्चर्स भी शामिल है, जो असानो को कंफ्यूज करती है क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं पाता कि एक टीचर के पास योका जुरा की पर्सनल पिक्चर्स क्यों होंगी। जब वो उससे इसके बारे में पूछता है तो हकवा बताता है कि वह यकीरा को शैडो से लेकर शील्ड तक पूरी लाइफ देखता रहा है। वह उसे उन सभी अनवांटेड लोगों से बचाता है जो उसका दिल चुराने की कोशिश करते हैं। वो बताता है कि उसने कितने लड़कों से छुटकारा पाया है जो यकीरा से कांटेक्ट कर चुके हैं, और वह आनो को एक वीडियो भी दिखाता है जिसमें वह एक लड़के को बेरमी से पीट रहा है ताकि ये इंश्योर हो सके कि उसने उसका पीछा करना बंद कर दिया है। अब ये क्लियर है कि यह लड़का एक कंप्लीट साइकोपैथ है। असानो सोचता है कि उसे इस सिचुएशन से कैसे बचना चाहिए, ये फील करते हुए कि वह डेफिनेटली उसे टारगेट करेगा क्योंकि यकीरा उसे लाइक करती है। हकवा ये भी एक्सप्रेस करता है कि वो असानो से कितना जेलस है। सिर्फ इसी वजह से असानो न केवल उसके पास होममेड लंच है, लेकिन उसे स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता है। इसलिए ये इंश्योर करने के लिए कि असानो अपने प्रेशर से दूर रहे, हकवा अपने नाइफ को बाहर निकालता है और असानो के गले पर रख देता है। उसे मारने की धमकी देता है। आसनो समझ नहीं पाता है कि इस पागल लड़के का किस प्रकार का रिलेशनशिप है यकीरा के साथ, जिसके कारण वह एक मेंटली इल बन गया है। मेंटल पेशेंट ने खुलासा किया है कि वह वास्तव में यकीरा का बड़ा भाई है और निश्चित रूप से एक सिस्टर कॉम्प्लेक्स है जो बताती है कि वो अपनी पावर्स का अब्यूज क्यों कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो आओ को नुकसान पहुंचा सके, एक लड़की विंडो से कमरे में प्रवेश करती है। हकवा को ये नॉनसेंस बंद करने के लिए कहती है। इससे पहले कि कोई कुछ करे, वो कमरे को एक चमकदार लाइट से रोशन करती है और हकवा के कुछ करने से पहले ही सोनो के साथ भाग जाती है। क्योंकि अब चीजें इंटरेस्टिंग हो गई है, हरुक्वा अपनी सीट से उठता है क्योंकि वह रेडी है। दूसरी ओर सीरियस होने के लिए रहस्यमय लड़की के अचानक अटैक के कारण बेहोश हो गया आसनो अगली सुबह उठता है और खुद को यकीरा और 5 अन्य अजीब लोगों के नीचे पाता है, जिसमें व्हाइट हेड लड़की भी शामिल है जिसने उसे बचाया था। ये अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रहा है कि दुनिया में क्या है। आसनो पागल हो रहा है। एक्सप्लेनेशन मांगते हुए यकीरा बताती है कि उन 5 स्ट्रेंज लोग में उसके भाई बहन भी हैं। वो सबसे पहले उसे अपनी बड़ी सिस्टर फुटबा से मिलवाती है। उसका बड़ा भाई शिंजो जो किसी कारण से गार्बेज कैन के अंदर बैठा है। उसकी दूसरी बड़ी बहन शिन एक मेकअप एडिक्ट है। उसका भाई कीनो जो आसनो को अ कैट मैन के रूप में पहचाना जाता है, जो बकेट हेड क्रेजी साइंटिस्ट है। और अंत में उसके घर का प्रोटेक्टर डॉग गॉलियत है। वो बताती है कि वे स्पाइस का एक परिवार है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वे इतने वेयर्ड और पावरफुल क्यों हैं। आसनो को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने क्या सुना है, क्योंकि उसने कभी ऐसा नहीं किया है। अपने लाइफ में उसे डाउट है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड यकीरा एक स्पाई होगी। ये सोचकर कि उसके साथ जो किया जा रहा है, वह कैमरास की तलाश शुरू करता है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिलने पर उसे रियलाइज होता है कि वो वास्तव में उसे सच बता रही है। किंगो आसनो से कहता है कि वह पैनिक नहीं करे, क्योंकि वे कुछ क्रिमिनल्स नहीं हैं जो लोगों की हत्या करते फिरते हैं, बल्कि वास्तव में गवर्नमेंट लाइसेंस्ड स्पाइज है जो गवर्नमेंट के लिए टाइम टू टाइम काम करते हैं। किंगो ने खुलासा किया कि वे स्पाई बिजनेस में बड़े आदमी बन गए हैं क्योंकि उनके बड़े भाई हकवा नंबर 1 है इस देश में। स्पाई न केवल कि वह ऑब्वियसली वह एक लड़की मैग्नेट भी है जो हर एक डेस्परेट फीमेल स्पाई द्वारा चाहा जाता है। वे एक्सेप्ट करते हैं कि हकवा एक व्यक्ति के रूप में डिफेक्टिव है, क्योंकि यकीरा के करीब आने वाले लोगों के प्रति उनके इलॉजिकल बिहेवियर के कारण। लेकिन स्पाई बिजनेस में उनके अमेजिंग फीट्स के कारण वे उन्हें बेस्ट के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। उनके फैमिली में स्पाइंग करते हैं, लेकिन अनु को ये समझ में नहीं आता कि ऐसा ग्रेट पर्सन उसके जैसे छोटे से व्यक्ति को क्यों निशाना बनाएगा, जो सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहा है और अपने फैमिली की अनटाइमली डेथ से निपटने की कोशिश कर रहा है। बड़ी बहन फुटबा ने रिवील किया कि उसका आवा
आसनो को सिस्टर कॉम्प्लेक्स के कारण निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि इसलिए कि कोई यकीरा को मारने की कंस्पिरेसी रच रहा है, जिसके कारण वह पहले की तरह ही सस्पिशियस हो गया है। आसनो अब सब कुछ समझता है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि हकवा को ये जानते हुए भी उस पर सस्पिशन क्यों है कि वह यकीरा की चाइल्डहुड फ्रेंड फुटबा बताती है कि सालों पहले एक इंसिडेंट के दौरान यकीरा को अपने अवा के कारण ऑलमोस्ट फैटल इंजरी लग गई थी और इस इंसिडेंट के कारण उसके बालों का एक हिस्सा वाइट हो गया था, क्योंकि उस शॉक और स्ट्रेस के कारण वह तब से गिल्ट से ग्रस्त है, ऑलमोस्ट अपने ही कारण। सिस्टर की डेथ ने हकवा को यकीरा के प्रति हद से ज्यादा ऑब्सेस्ड बना दिया है। यही वजह है कि उसने अपना पूरा लाइफ उसे बचाने के लिए समर्पित कर दिया है, उसे किसी भी अनवांटेड डिस्ट्रैक्शन से दूर रखने के लिए। वह एक ओवर प्रोटेक्टिव मॉन्स्टर में बदल गया है, जिसने अब तक अनो को छोड़कर उसके सभी पर्सनल कनेक्शंस हटा दिए हैं। फुटबा ने यह भी खुलासा किया कि हकवा ने सालों तक आसनो से नफरत की थी, लेकिन उसे फॉरगिव कर दिया क्योंकि वो हिरोकावा का चाइल्डहुड फ्रेंड था। लेकिन अब उसके पास उससे छुटकारा पाने का एक रीजन है। उसने आखिरकार उसे भी निशाना बनाया है, जिसके बारे में बात करते हुए वो उनके घर लौट आती है, उनके इमरजेंसी अलार्म को ट्रिगर करना, जिसका मतलब है कि वो अनफिनिश्ड वर्क पूरा करने के लिए यहाँ है। लेकिन कांगो शांत हो जाता है। आसनो ने उससे प्रॉमिस किया कि जब तक वे सभी अलाइव है, हवा अपने बालों का एक भी स्ट्रैंड नहीं हिला पाएगा। शिन का दावा है कि सभी इस रूम की ओर जाने वाले दरवाजे प्रिकॉशन के तौर पर बंद कर दिए गए हैं, और शिंजो ने खुलासा किया है कि उसने इस रूम तक जाने वाले कई ट्रैप्स बिछाए हैं, लेकिन वे अभी भी अनश्योर है कि क्या ये मेजर्स उनके फैमिली में ग्रेट स्पाई को रोकने में सक्षम होंगे। इसलिए फुटबा देने के लिए रेडी हो जाता है उसके भाई को एक सीरियस बीट डाउन अगर जरूरत आसनो सूचित। हालांकि ये 5 वर्सेस 1 की फाइट है, लेकिन उनके पास उस मॉन्स्टर के खिलाफ जीतने का सिर्फ 30% चांस है। फुटबा ने यह भी मेंशन किया है कि इस फाइट के बाद उनमें से अधिकांश को ठीक होने के लिए हॉस्पिटल में महीनों का समय चाहिए होगा। वह एक फूलिश मेजर लेकर आती है, ये इंश्योर करने का विचार कि हकवा आसनो का पीछा करना बंद कर दे और उसे और यकीरा दोनों को एक दूसरे से मैरिज करने के लिए कहे। जाहिर तौर पर उनके परिवार का पहला रूल कहता है कि आप अपने फैमिली के सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए फुटबा को यकीन है कि अगर आसनो उनका फैमिली का सदस्य बन जाता है तो हकवा उसे निशाना बनाना बंद कर देगा। यकीरा से शादी करके हालांकि ये उतना बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि यकीरा जानती है कि आसनो नहीं चाहता कि कोई भी उसके करीब आए, क्योंकि हाल ही में उसके साथ हुई पेनफुल घटना के कारण वो इस विचार का खंडन करती है और सभी को समझाती है कि आसनो वर्तमान में ऐसी स्थिति में है जहां वह लोगों से बात भी नहीं करता या सोता भी नहीं है। इसलिए वह जानती है कि उसे अपने फैमिली में शामिल होने के लिए कहना कितना क्रूएल है, क्योंकि उसने पलकों में ही कितना कुछ खो दिया है। फुटबा अंततः आसनो की इंटरनल भावनाओं को समझती है, इसलिए वो उससे इस तरह से अभिनय करने के लिए माफी मांगती है। एक इनसेंसिटिव तरीका जिसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, अपने बड़े भाई से लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। 5 डिटेक्टिव्स भाई बहन तैयार हो जाते हैं। उन्हें ये एहसास नहीं होता कि हकवा कमरे के अंदर है और उनकी बातचीत सुन रहा है। हकवा ने सहजता से खुलासा किया कि उसने शिंजो द्वारा उनके घर में लगाए गए सभी ट्रैप्स को नष्ट कर दिया है, उन्हें चिल्ड्रन का खेल कहते हुए। फुटबा जो अपने भाई की कूलनेस से तंग आ चुकी है, उसे डायरेक्टली कहती है कि वो आसनो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना बंद कर दे, लेकिन हकवा ऐसा करने में असमर्थ है और समझाता है कि चूंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आसनो यकीरा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्रूएल कदम उठाने होंगे। सिस्टर की सुरक्षा के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पा रहा है। फुटबा अपने कावा की टाई पकड़ती है और उसे जमीन पर पटक देती है, जिससे पता चलता है कि वो कितनी पावरफुल है। हालांकि हकवा को कोई नुकसान नहीं होता है और वो केवल सभी को देखकर स्माइल करता है। नानू भी लड़ाई में शामिल हो जाता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है,
हा के सिर पर पंच मारकर उससे पहले ही माफी मांग ली, लेकिन वो भी हकवा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया और उसे उड़ा दिया गया। हकवा ने सभी को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर उन्होंने सोनानो नहीं दिया तो वो इस घर को टुकड़े टुकड़े कर देगा, क्योंकि हकवा अपने स्पेशल अटैक स्टील स्टे स्पाइडर की तैयारी कर रहा है। फुटबा को पता चलता है कि अगर अनु यहां रहती है तो ये कितना डेंजरस होगा, इसलिए वो सभी को भाग जाने के लिए कहती है। अनु उन्हें खरीदने के लिए पीछे रहने का फैसला करती है। कभी कभी वो बंद करने की कोशिश करती है उसके और उसके अवा के बीच की दूरी, लेकिन वो अपने हाथों से निकलने वाले रहस्यमयी वायस का उपयोग करके उसे शिन उजी के खिलाफ फंसाकर एक पल में उसे स्थिर कर देता है। ब्रदर्स सीक्रेटली, एक भाई बहन के साथ एक स्पाइडरमैन है। शेन उसके अवा से लड़ने के लिए आगे आता है और अपने फोन का उपयोग करके वो उस पर ड्रोन अटैक करती है, लेकिन वो भी उस पर स्क्रैच तक नहीं पहुंचा पाती है। इस बीच आसनो यकीरा और कांगो के साथ भाग जाता है, जो उसे एक छिपे हुए बॉक्स में ले जाते हैं और उसे वहां छिपने के लिए कहते हैं जब तक वे अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेते। हरुक्वा के साथ शेन के ड्रोन से निपटने के बाद हकवा पूरी तरह से सेफ कमरे से बाहर आता है और पेंटिंग के ठीक सामने यकीरा, आसनो और डॉग गॉलियत को पाता है। हकवा यकीरा और उसके पेट डॉग गॉलियत दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये पता चला कि ये कांगो वह था जिसने चेहरे पर मास्क पहनकर यकीरा का भेष धारण किया था और वास्तविक यकीरा आसनो के वेश में है। यकीरा अपना भेष उतार देती है और अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है कि आसनो उसे मारने की कोशिश नहीं करेगा। उसका भाई उसे एक जवाब देता है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में उसे प्रस्ताव दिया गया है कि यदि वह जीवन भर अपने घर में बंद रहेगी तो वो आसनो को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। ये प्रस्ताव बिल्कुल एब्सर्ड है, लेकिन अनु की जान बचाने के लिए यकीरा इसे एक्सेप्ट कर लेती है। हालांकि आसनो उनकी बातचीत सुन रहा होता है। वो नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए वो बाहर निकल जाता है और खुद को और उसे पिस्को के बड़े भाई से सेफ रखने के लिए यकीरा से शादी करने के लिए अग्री हो जाता है और अपने फैमिली की रिंग अपनी तर्जनी उंगली पर पहनता है और अपने फैमिली का ऑफिशियल सदस्य बन जाता है। बस इतना ही इस वीडियो के लिए डी एक्सेप्ट करता है, ये जानते हुए कि वह विलन बनने के लिए इनफ स्ट्रांग नहीं है, लेकिन क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके साथ ही स्लेव बनकर इंसान बने, वो हर चीज से सिक हो जाता है और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजने के लिए अपने फेक ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है। जब ह्यूमन जाति एक टफ परिस्थिति से गुजरी थी, आसमान में कहीं से भी प्रकट होता विशालकाय फ्लोटिंग कैसल ह्यूमंस और इन्वेडिंग मॉन्स्टर्स के बीच कभी न खत्म होने वाला वॉर शुरू हो गया। लेकिन इनिशियल अटैक के 13 साल बाद गवर्नमेंट इन्वेडर्स से निपटने के लिए एक ज्यादा सिविलाइज्ड तरीका लेकर आई। कंट्री के लोगों से पैसे कमाने के लिए हर वीक एक फुटबॉल ग्राउंड में लड़ाई पावर रेंजर्स को ड्रैगन कीपर भी कहा जाता है, जिन्होंने इन्वेडर्स को हराया था। वे प्लैनेट पर सबसे बड़े सेलिब्रिटीज हैं। इस सप्ताह मॉन्स्टर के खिलाफ उनके मैच से पहले उनके लीडर रेड कीपर दर्शकों का अभिवादन करते हैं और उनमें से कई को इन क्रेजी टाइम्स में अपने ऑटोग्राफ देते हैं, जहां आम पब्लिक को गवर्नमेंट द्वारा ये विश्वास दिलाया जाता है कि ह्यूमैनिटी का फेट इन पावर रेंजर्स पर डिपेंड करता है, जो हर संडे को फुटबॉल फील्ड में इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ाई करते हैं। एक मिस्टीरियस यंग मैन को रेंजर फोर्स में शामिल होने का अवसर मिलता है। उसे एक गोरी महिला रिक्रूटर द्वारा राजी किया जाता है भर्ती प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और इसलिए वो फ्लाइंग फोर्ट्रेस को देखता है कि उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। उसी समय फ्लाइंग फोर्ट्रेस स्टेडियम में अल्ट्रा टाइगर नामक एक बाग बॉस मॉन्स्टर को उसके मिनियंस के साथ छोड़ देता है, जो तुरंत आसपास के लोगों में कियोस मचा देते हैं। क्राउड स्टेडियम में उत्साहित हो जाता है ताकि उन मॉन्स्टर्स को सबक सिखा सके जो हर हफ्ते आते रहते हैं। वे मॉन्स्टर्स पर कैंस और ट्रैश फेंकना शुरू कर देते हैं और उन्हें अपने प्लैनेट को छोड़ने के लिए कहते हैं। रेड रेंजर सबसे मजबूत हीरो के रूप में अरीना में प्रवेश करता है। वो अल्ट्रा टाइगर से कहता है कि वो मॉन्स्टर्स को अपने प्रिय प्लैनेट पर रास्ता नहीं बनाने देगा। पावर रेंजर्स रेड रेंजर के साथ आते हैं और जैसे ही वे पांचों एक पोज देते हैं,
दर्शक उनके लिए चीयर करना शुरू कर देते हैं। अल्ट्रा टाइगर, जो रेस से पैदा हुआ एक मॉन्स्टर है, कहता है कि उसके पास कई टाइगर्स हैं और वो कहता है कि अगर वो आज जीतता है तो वो सभी ह्यूमंस को टाइगर्स में बदल देगा और इस वर्ल्ड को कंप्लीट केओस में भेज देगा। उसकी धमकियां क्राउड को डराती हैं, जो केवल ह्यूमैनिटी की लास्ट उम्मीद की ओर देख सकती है, ताकि पावर रेंजर्स टीम उन्हें बचा सके और फाइट शुरू हो जाती है। मिनियंस पावर रेंजर्स के बजाय स्पेक्टेटर्स पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें नुकसान पहुंचाते, पहले से सुनहरे बालों वाली महिला सुजुकी मिनियंस को दूर कर देती है और दूसरों को बताती है कि वो मिनियंस से डील करने का चार्ज लेगी। बॉस मॉन्स्टर अपनी फिस्ट्स को बड़ी शक्तियों से भर लेता है और उन्हें जमीन पर पटक देता है, जिससे बड़ा एक्सप्लोजन होता है। शॉकवेव, जो पावर रेंजर्स को उड़ा देती है, क्योंकि उनकी टीम का लीडर रेड कीपर को एहसास होता है कि अल्ट्रा टाइगर कितना पावरफुल है। वो लाउडली टिप्पणी करता है कि ये अब तक की उनकी टफेस्ट फाइट होगी। ग्रीन रेंजर, जो स्ट्रेंथ में एक्सपर्ट है, एक बोल्डर उठाता है और अल्ट्रा टाइगर पर फेंकता है और उसे तुरंत स्लज में बदल देता है। हालांकि उनकी फाइट खत्म नहीं होती, क्योंकि मॉन्स्टर फिर से एनर्जी इकट्ठा करता है और उसके ऊपर का बोल्डर तोड़ देता है, जिससे स्पेक्टेटर्स डर से पैंटिंग करने लगते हैं और खुद को इमॉर्टल कहते हैं। अल्ट्रा टाइगर एक एनर्जी वेव भेजता है और अपने मोस्ट डिस्ट्रक्टिव और फाइनल फॉर्म में बदल जाता है, एक हफ ट्रक, जिसने ऑनेस्टली मुझे पूरी तरह से स्टंट कर दिया है। लेकिन जो भी हो, हफ ट्रक ओनर मॉन्स्टर पावर रेंजर्स स्क्वाड के सभी 5 मेंबर्स को मारता है और एक्साइटमेंट में रोर करते हुए अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौटता है। उसने अपनी विक्ट्री क्लेम की है, लेकिन फाइट जारी है, क्योंकि ड्रैगन कीपर एनीम और फ्रेंडशिप की पावर के कारण फिर से अपने फीट पर खड़ा हो जाता है। रेड कीपर एक मोटिवेटिंग स्टेटमेंट देता है कि वो तब तक फाइट करेगा जब तक कोई बचाने के लिए बचा है, और बन जाता है एक इंस्पिरेशनल फिगर तुरंत अपने स्पीच के साथ यूज करने के लिए तैयार हो रहा है। डिवाइन क्राफ्ट्समैन के रूप में उनका फाइनल स्टेप रेड कीपर एक और पोस्चर बनाता है, जिससे मिनियंस अपने बॉस अल्ट्रा टाइगर की रक्षा करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। मिनियंस डिस्कस करते हैं कि ड्रैगन कीपर द्वारा अपना फाइनल स्टेप उठाने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए, और फोर्ट्रेस में वापस उड़ने का फैसला करते हैं, जिससे पता चलता है कि पूरी फाइट फेक थी। बॉस मॉन्स्टर, जो निश्चित रूप से सिर्फ इविल होने का एक्ट कर रहा था, एक मिनियन से फुसफुसाते हुए कहता है कि वो अपना लूजिंग स्पीच भूल गया है। फाइटर डी नाम का एक मिनियन, जो इस एक्ट को सहन करने से थक चुका है, उसकी ओर बढ़ता है। पावर रेंजर्स अपने फाइनल स्टेप को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज फाइट से एक बार पहले ही सब कुछ एक्सपोज करने का डिसीजन लिया है। मिनियंस, जो फोर्ट्रेस में सीरियस क्राइसिस का सामना कर रहे थे, क्योंकि वे इस वीक की फाइट के लिए एक मॉन्स्टर के साथ नहीं आ पाए थे, उन्होंने खुलासा किया कि उनका काम हर वीक नए आइडियाज के साथ आना है। लेकिन क्योंकि 13 इयर्स तक यूनिक मॉन्स्टर्स के साथ आना इजी नहीं है, उन्होंने एक हफ ट्रक टाइगर बनाने का डिसीजन लिया। कम से कम ये कुछ हद तक ओरिजिनल है। उनमें से एक को आश्चर्य है कि उन्होंने ये काम इतने सालों तक क्यों किया। 13 वर्षों तक चले इस युद्ध में उन्होंने डिफीट का सामना किया पहले ही ईयर में, जब वे अर्थ पर आए थे। 13 इयर्स पहले फ्लोटिंग फोर्ट्रेस के गिरने के बाद एक ईयर में ही मिनियंस बॉस भी डिस्ट्रॉयड हो गए थे। फोर्ट्रेस के साथ साथ ओनली डस्टर्स नामक मिनियंस ही बचे थे। इसलिए पावर रेंजर्स ने ऐसा न करने का डिसीजन लिया, उन्हें अपनी इच्छा से मार दें और उनका यूज करें। 30 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मिनियंस में से एक क्विकली एक कॉमन लुकिंग मॉन्स्टर बनाता है व्हाइट बोर्ड पर, लेकिन इसे इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें कुछ ऐसा बनाना पड़ता है जो ऑडियंस पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ेगा। एक फीमेल मिनियन एक क्यूट कैट मॉन्स्टर बनाती है और कहती है कि ये डेफिनेटली क्राउड को अमेज कर देगा, क्योंकि वे नहीं चाहेंगे कि मॉन्स्टर उनके हीरोज के हाथों मर जाए। हालांकि अर्थ के लोग मॉन्स्टर से प्यार करना उनका एम नहीं है, इसलिए ये आइडिया भी पॉपुलर हो जाता है। फाइटर डी को रिजेक्ट कर दिया, जिसने पूछा कि उन्हें कुछ यूनिक करने की जरूरत क्यों है, जब वे हर वीक ह्यूमन से हार रहे हैं और एक डे ह्यूमंस के खिलाफ जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। फाइटर सभी को डिस्करेज करता है एक मॉन्स्टर बनाने के लिए जो रिंग के खिलाफ नहीं हारेगा। वो उन्हें उनके मूल लक्ष्य की याद दिलाता है, जो वर्ल्ड डोमिनेशन है, और प्रोत्साहित करता है उन्हें फिर से एक स्ट्रैटेजी के साथ आने के लिए कहा, जो उन्हें अर्थ को अपना बनाने में मदद करेगा। हालांकि सभी मिनियंस ने उसे ये सोचने के लिए फूल कहा कि जीतने का चांस था, और एक साथ उस पर हंसने के बाद उन्होंने उसे बीटन और उसे वापस अंदर डाल दिया।
उसका स्थान फाइटर एफ उसे शांत करने के लिए डी के पास आता है और उसे बताता है कि आपस में लड़ने का कोई मतलब नहीं है। एफ स्वीकार करता है कि वो खुद आदमी है, क्योंकि वे पिछले 13 ईयर्स में 1000 से अधिक बार रेंजर से लड़ चुके हैं। लेकिन क्योंकि उनमें से ज्यादातर अब वे जो कुछ बचा है उससे सैटिस्फाइड है। और तथ्य यह है कि वे मरे नहीं हैं। वे रेंजर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। एफ बताते हैं कि वे अभी भी हर संडे को एक एक्ट के रूप में प्लैनेट पर हमला करना जारी रखते हैं, क्योंकि यही वो सिचुएशन है जो उन्होंने बनाई थी। सीजफायर क्लियरली गवर्नमेंट अपनी लड़ाई का यूज करके ढेर सारा पैसा और रेवेन्यू कमा रही है, और यही कारण है कि वे पब्लिक के सामने सब कुछ फेक कर रहे हैं। फिर भी डी इस फैक्ट को स्वीकार नहीं करता है कि उसे बाकी टाइम के लिए हारने का प्रेटेंड करना होगा। वो अपने लाइफ में एक न्यू टर्न लेता है और रेंजर्स की डीड्स को एक्सपोज करने के लिए डिटर्मिन हो जाता है। इस बीच उनमें से सबसे मोटा मिनियन बॉस टाइगर के रूप में एक्ट करने के लिए चुना जाता है। समय जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पावर का यूज करके एक फेक बॉस में बदल जाता है। एफ जो अभी भी डी के साथ है उसे बॉस मॉन्स्टर बनने के लिए कहता है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक में मोटे आदमी से बेटर है। लेकिन डी ये क्लेम नहीं करना चाहता कि वो बिजी है, और साथ ही यदि उसे डिफीट होना है तो वो बॉस नहीं बनना चाहता है। उसके कारणों को समझते हुए फाइटर एफ आगे बढ़ता है और उसे एक स्ट्रेंज इंसिडेंट के बारे में बताता है जो उसे फाइट के लास्ट वीक के दौरान हुई थी। जाहिर तौर पर जब वो पावर रेंजर्स के खिलाफ लड़ रहा था, एक बच्चा स्टैंस ने उसका उत्साहवर्धन किया और उसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए कहा, जिससे उसे सरप्राइज हुआ कि एक एनिमी उसका साइड क्यों लेगा। हालांकि उसे इसका कोई मीनिंग नहीं था। एफ को अच्छा लगा कि बच्चे ने ऐसा किया। वास्तव में इसने उसे अब से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए इंस्पायर्ड किया है, सिर्फ ऑडियंस की खातिर जो हर वीक उनकी फाइट के लिए एक्साइटेड रहते हैं। लेकिन फिर भी डी दृढ़ रहता है, और यही कारण है कि करंटली वह दिखावा करना बंद कर देता है और रेंजर्स को पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करने का फैसला करता है, क्योंकि रेड कीपर अपने अल्टीमेट का यूज करता है और सभी मिनियंस को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। अनाउंसर ह्यूमन विक्ट्री का क्लेम करता है। एक बार फिर क्राउड को ड्रैगन कीपर्स के लिए चीयर करने के लिए एनकरेज करता है। हालांकि जब डस्ट जम जाती है, डी बाहर आता है और खुद को इमॉर्टल क्रीचर बताता है, जिसके पास बहुत अधिक रिजनरेटिव पावर्स है, जो बताती है कि कैसे मिनियन हर वीक डिफीट होने के बाद भी अलाइव और एक टुकड़े में रहते हैं। डी रेंजर्स को बताता है कि सिर्फ इसलिए कि वे वॉर हार गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वे हार गए हैं। ह्यूमंस को जो चाहे करने का राइट, ये कहते हुए कि मॉन्स्टर्स को सिर्फ मार खाने के लिए नहीं बनाया गया है। वो सभी से पूछता है कि 13 इयर्स तक एक ही एक्ट को बार बार रिपीट करने के बाद भी वे कैसे एंटरटेन कर रहे हैं। उन्हें कुछ नया देने की ऑफर करता है। डी एक चेंज करने का डिसीजन लेता है। पहली बार रेंजर्स को समझ में नहीं आता कि ये मिनियन फोर्ट्रेस में वापस क्यों नहीं भाग पाया, जबकि उनके साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ऐसा होना चाहिए था। पिंक रेंजर डी को फोर्ट्रेस में वापस लौटने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं लौटता। उसकी बात सुनता है और सभी को बताता है कि अब टाइम आ गया है कि वे ये क्रिकेट गेम्स खेलना बंद कर दें। अपनी फिस्ट भींचते हुए डी खुद को रेंजर की ओर बढ़ाता है और उन्हें एक रील फाइट की ऑफर करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वो एक वीक पर्सन से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए रेड रेंजर उससे निपटने के लिए आगे आता है। क्राउड ये देखकर एक्साइटेड हो जाती है कि आखिरकार मॉन्स्टर्स में से एक इतना करेजियस है, वापस लड़ो, और डी के लिए चीयर करना शुरू कर देती है और उसे बताओ कि वह ये कर सकता है। डी उनके चांसेस को सुन लेता है और एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि वो देखता है कि एक छोटा लड़का उसके प्लैनेट के हीरोज के बजाय उसके लिए चीयर कर रहा है, जिससे उसे लगता है कि बच्चा सही है। केवल उसे वीक समझकर उस पर नजर रखते हुए, ह्यूमन रेस को लेसन सिखाने की स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हुए, डी रेड कीपर पर अटैक करता है। हालांकि रेड कीपर इतना पावरफुल है कि वो डी को एक ही पंच मारकर बाहर कर देता है और उसे हारने के लिए कहता है, जैसा कि उसे करना चाहिए, और उसे उनकी मिस्टेक्स की याद दिलाता है। कॉन्ट्रैक्ट के रूप में वह अपनी शाइनी स्वॉर्ड का यूज करके डी को इक्वल पार्ट्स में काट देता है। अदर लोग अपनी फाइट को खत्म करने के लिए उस पर एक और कैनन का ब्लास्ट करते हैं, क्योंकि डी कुछ भी नहीं रह जाता है। फोर्ट्रेस में अदर असिस्टेंट्स आश्चर्यचकित होते हैं कि वो कब वापस आएगा। वे मानते हैं कि वो वापस नहीं आएगा, वो वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि उसके जैसे कई हेंचमैन भी भाग गए हैं और अब इस एक्ट को और अधिक सहन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि डी के डस्ट पार्टिकल्स स्टेडियम से दूर कहीं चले गए हैं
और वहां उसके बॉडी को रिवाइव कर दिया है। डी ने स्वीकार किया है कि वो जानता है कि वो विलन बनने के लिए पर्याप्त स्ट्रांग नहीं है, लेकिन क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके साथी स्लेव्स बनकर ह्यूमंस बने, इसलिए वो इससे सिक हो जाता है सब कुछ और इस प्रॉब्लम का सल्यूशन खोजने के लिए अपने फेक ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है। सुजुकी कोइंसिडेंस से वहां आती है और डी को अपने ह्यूमन फॉर्म में देखकर वो उसे उस पर्सन के रूप में पहचानती है जो आज पहले ड्रैगन कीपर के रूप में रिक्रूट होना चाहता था। वो उससे पूछती है कि वो क्या है यहाँ कर रहे हैं, और जवाब में डी का क्लेम है कि वो सिर्फ बैटलफील्ड का बेटर व्यू देखने के लिए यहाँ आया था। वो उससे पूछती है कि क्या उसे पसंद आया कि कैसे ड्रैगन कीपर वॉर में थे और क्या वो उन्हें पसंद करता है। डी ने ऑनेस्टली आंसर दिया कि वो उनसे जेलस है क्योंकि वह भी उतना ही स्ट्रांग बनना चाहता है जितना वे हैं। इससे सुजुकी किरी को लगता है कि डी सीरियसली ड्रैगन कीपर में ज्वाइन होना चाहता है, इसलिए वो उसे रिक्रूटमेंट टेस्ट देने की ऑफर करती है क्योंकि ये पावर रेंजर्स स्क्वाड में इन्फिल्ट्रेट करने का सही चांस है। डी खुशी से उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है और अपने सभी दुश्मनों को हराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पसंद आया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की और अधिक एक्साइटिंग फैंटेसी एनीम सीरीज ला सकें। अगली बार तक सेफ रहें और इसका एंजॉय करें।